हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लेक्चर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, और इसमें जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा था तो लंबवत प्रवेश करने पर उसका मार्ग वृत्ताकार हो जा रहा था। उस वृत्ताकार मार्ग के लिए हमने नंबर 1 उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r = mv/qb नंबर 1 चीज ये निकाली थी। नंबर 2 चीज वो एक रोटेशन करने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा था उसको हम टाइम पीरियड कह रहे थे। टाइम पीरियड t = 2πm/qb दूसरी चीज निकाली थी। तीसरा हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी थी, आवृत्ति निकाल दी थी कि पर सेकंड कितना रोटेशन करेगा। न्यू = 1/t तो qb/2πm। ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा = 2πν। और उस जो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा था उसके मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे भी हमने क्या निकाला था, उसके रेडियस को निकाला था। इसी में यदि, क्योंकि इसका एक पार्ट हमारा मिस हो गया था लंबा लेक्चर होने के कारण, इसको हम इस लेक्चर में इंक्लूड कर रहे हैं। आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में फिर से गति का अध्ययन कर रहे हैं जब वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्ड विथ एन एंगल थीटा फ्रॉम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से वो थीटा एंगल फॉर्म करते हुए इंटर करे, तब क्या है कंडीशन होगी। ये देखिए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से या तो ये ऐसे इंटर करे या ऐसे इंटर करे। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से ये देखिए थीटा एंगल फॉर्म करते हुए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करते हुए ये चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज q है वो v वेलोसिटी के साथ ये इंटरिंग हो रही है। इसके हमने मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई आवेशित कण जिस पर आवेश Q है वो V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो वह सर्पिलाकार मार्ग बनाते हुए, सर्पिला मार्ग को कहते हैं कुंडलनी का पथ कह लेते हैं। कुंडली का मतलब हेलिक्स, हेलिकल पाथ फॉर्म करते हुए आगे बढ़ता है। हेलिकल पाथ का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंटर करा, ये ऐसे रोटेट करते 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 आगे को बढ़ रहा है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक इस प्रकार का मोशन करेगा, मतलब जलेबी के फेरे की तरह आगे बढ़ेगा। सपोज ये चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल पे इंटर कर रहा है, तो इसके वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में सबसे पहले डिवाइड कर दें। इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा जो इस कण को आगे की ओर ले जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, ऊर्ध्व घटक कहते हैं। v sin थीटा क्या करेगा, इसको वृत्तीय गति कराने का प्रयास करेगा। v cos थीटा आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, v sin थीटा इसको वृत्तीय गति कराने। इन दोनों के मिक्स मतलब मिश्रित प्रयासों से ये हेलिकल पाथ फॉर्म करते हुए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा और वृत्तीय गति भी करेगा। वृत्तीय गति करते हुए आगे बढ़ेगा, घूम घूम के आगे बढ़ेगा। एक्चुअली इस टॉपिक में हमको एक पिच निकालना है। पिच क्या है? कण के वेग को घटकों में हमने विभाजित कर दिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। v sin थीटा सर्कुलर मोशन कराएगा और v cos थीटा उसको रेखीय गति प्रदान, लीनियर मोशन कराएगा। अब हमने वृत्तीय गति जब आवेशित कण कर रहा था तो उसका आवर्तकाल निकाला था, टाइम पीरियड। कल टाइम पीरियड t = 2πm/qb। अब ये कण क्या करता है कि
सर्कुलर मोशन करते हुए आगे बढ़ता है तो दो क्रमागत चक्करों के दौरान ये कितना आगे बढ़ेगा, ये कहलाता है पिच। दो क्रमागत चक्करों के दौरान ये कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव रोटेशन, वो कहलाता है पिच। पिच मीन्स डिस्टेंस है, यही निकालना है, मेन यही है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो सर्कुलर मोशन करने में एक साइकिल रोटेट होने में इसने कितना टाइम लिया है, 2πm/क्यूबी, जिसको हम टाइम पीरियड कह रहे थे। और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में किस वेग से बढ़ रहा है, v cos थीटा से आगे बढ़ रहा है। तो पिच का मतलब दो क्रमागत चक्करों के दौरान चलेगी। दूरी है डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणा समय से आप निकाल दोगे स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी होगी लीनियर डायरेक्शन में v cos थीटा और टाइम पीरियड हो गया 2πm, इसको कहते हैं पिच। ये नंबर 7वीं चीज हमारी हो गई। मीन्स ये हेलिकल पाथ फॉर्म करते हुए ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा। कब आगे बढ़ेगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से किसी एंगल थीटा पे इंटर करते हुए इंटर करे। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा वायो सेवर्ट्स लॉ, और उसका हम बहुत जगह यूज करेंगे। वायो सेवर्ट्स के नियम की सहायता से हम सर्कुलर कॉयल है उसके केंद्र में और एक सीधा लंबा चालक है, उसके कारण उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र, बहुत सारी उसकी मदद लेंगे। तो आइए बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है। बायो सेवर्ट्स लॉ, बायो सेवर्ट का नियम का अर्थ हुआ कि कोई धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक के कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब बायो सेवर्ट ने क्या करा कि 1820 में जब हम पीछे धारावाही चालक के कारण, कुंडली के कारण, टोराइड के कारण, प्रणालिका के कारण जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र, मतलब धारावाही चालक क्या करता है, गतिमान आवेश क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस लॉ की हेल्प से इन्होंने प्रैक्टिकल किए वायो सेवर्ट ने, और फिर इन्होंने एक नियम दिया। तो क्या है वह नियम, सुनिएगा। मान ले कोई इरेगुलर शेप का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये धारावाही चालक हो गया। तो 1820 में ओरेस्टेड ने क्या करा था, धारावाही चालक के कारण उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र को निकाला था, प्रैक्टिकली प्रूव करा था। तो 1820 में ही इन्होंने भी, बायो सेवर्ट ने भी धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसके लिए एक फार्मूला निकाला, फॉर्मुलेट करा। मतलब मान ले ये धारावाही चालक है, इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं, बायो सेवर्ट ने इसका एक छोटा सा भाग लिया भाई। इसको भाग का मतलब अल्पांश हुआ, एक लिटिल सेगमेंट है ये ए बी, और इसकी लेंथ मान लेते हैं हम कितना, डेल्टा एल डी एल। छोटा भाग होता है तो सीधा माना जाता है भाई। और इस अल्पांश ए बी धारावाही अल्पांश है ये, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर बह रही है या नीचे की ओर बह रही है, हमने करंट की डायरेक्शन ऊपर को दिखा रखी है। तब इसके आसपास इधर किसी बिंदु, एक बिंदु हम यहां मानते हैं,
पी, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये निकाला इन्होंने। या इस धारावाही अल्पांश के इस तरफ कोई पॉइंट है, चलिए इसको पी डैश कह देते हैं, तब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना और उसकी दिशा कहां को होगी। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसकी दिशा कहां को होगी, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसकी दिशा कहां को होगी, ये निकाला। मान लिया हमने धारावाही चालक में धारा I बह रही है, और इस धारावाही चालक में हमने एक अल्पांश दिया है AB, जिसकी लंबाई dl है। इसके समीप स्थित किसी बिंदु P पर मान लीजिए हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, इस पर लाप्लास ने एक फार्मूला दिया। मान ले इस धारावाही अल्पांश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है भाई, ये P, इसके डिस्टेंस हमने क्या मान ली, r, और अल्पांश से इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज थीटा। तब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और उसकी दिशा कहां होगी। ठीक ऐसे ही मान ले इस अल्पांश से सेम r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P डैश, और इस अल्पांश से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच ये वाला इधर वाला एंगल, ये भी थीटा है। डिस्टेंस सेम आ गई, एंगल सेम आ गया, तब इस P और P डैश पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो P बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्या, नंबर ए dB, P बिंदु पर, मैं P बिंदु पर की बात कर रहा हूं भाई, किसी बिंदु P पर कर देता हूं मैं, बिंदु P पर चलिए P ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही P डैश भी आएगा। तो dB इज प्रोपोर्शनल I, नंबर एक कि उस धारावाही चालक के अल्पांश में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर एक। नंबर दो, dB इज प्रोपोर्शनल, dB मैं इसलिए लिख रहा हूं, dB मीन्स छोटा सा अल्पांश, छोटा सा अल्पांश है तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। dB इज प्रोपोर्शनल dl, उस अल्पांश की, उस सेगमेंट की कितनी लेंथ है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। नंबर तीन, dB इज प्रोपोर्शनल साइन थीटा, मतलब अल्पांश और अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल के ज्या के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। नंबर तीन, और dB इज प्रोपोर्शनल 1/r²। ये चार फैक्टर्स है भाई। नंबर एक, करंट के प्रोपोर्शनल, नंबर दो, जो सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है उसके प्रोपोर्शनल, उस अल्पांश और अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल के, उसके साइन एंगल के प्रोपोर्शनल, मतलब ज्या के प्रोपोर्शनल, और दूसरा उस अल्पांश से उस बिंदु की दूरी तक के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चार को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन कर देंगे तो dB इज प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो dB इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है, उस पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी का मान होता है μ0/4π, या μ0 भी कह सकते हैं इसको, हम μ0 कह रहे हैं, μ0/4π इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ये वायो सेवर्ट्स लॉ हो गया भाई, परंतु थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होगा, वेक्टर फॉर्म पे देखना, आप तो इस फॉर्म पे याद करना। बायो वाले जितने भी बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो केवल इस फॉर्म पे याद करना, परंतु मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म पे लिख रहा हूं मैं।
डी बी इज इक्वल टू आपकी एनसीईआरटी बुक्स और सम अदर बुक्स पे ही ऐसे भी लिखा होगा। डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, मैं आर क्यूब कर देता हूं और यहां वेक्टर आर लगा देता हूं। वेक्टर आर मीन्स आर इंटू आर कैप, आर से एक आर क्यूब कट जाएगा तो सेम वही चीज रहेगी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, आई को ऐसा ही रहने दीजिए। इतनी चीज को देखना है, इतनी चीज को डी एल आर साइन थीटा, इसको हम डी एल, चलो मैं इसको यूनिट वेक्टर पे लिख देता हूं, इसको आई डी एल साइन थीटा यूनिट वेक्टर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, एक ही बात है ये देखो, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख, ये एक आर कैप है, यूनिट वेक्टर है भाई। अब इसी को आपकी बुक में इसको या इसको ऐसे लिखा होगा, कैसे, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर, आर को मैं आर कैप कर देता हूं और नीचे स्क्वायर ही रहने देता हूं, नीचे में ये स्क्वायर ही रहने दे रहा हूं, नीचे स्क्वायर ही रहने दे रहा हूं अपॉन आर स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म हो गया भाई। परंतु आप इसको इस फॉर्म पे ही याद करना। ये आ गया हमारा नंबर 8, बायो-सेवर्ट्स लॉ। इस बायो-सेवर्ट्स लॉ को लाप्लास का नियम भी कहते हैं, लाप्लास लॉ, या इसको एम्पियर का नियम भी कहते हैं। आगे अभी डिस्कस करते हैं, देखिए। परंतु यहां पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, जहां ये देखिएगा, जहां म्यू जीरो अपॉन 4, इसकी वैल्यू होती है भाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये जो म्यू जीरो या म्यू नॉट है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो पढ़ा था, ठीक ऐसे ही यहां पर म्यू जीरो या म्यू नॉट पढ़ रहे हैं। ये कहलाती है, इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है। वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस थी, एप्सिलॉन नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अब इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल देते हैं। म्यू जीरो वैसे यूनिट हमने लिख दी एम्पियर पर, नहीं सॉरी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन भी लिख देते हैं। और ये यूनिट कैसे आता है, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। फिर से मैं बायो-सेवर्ट्स लॉ पे आ रहे हैं। किसी धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dV इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई
डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। यदि ये नंबर 8वीं चीज थी, यदि हम पूरे चालक के कारण, पूरे धारावाही चालक के कारण, पूरे के कारण, तो इंटीग्रल कर देंगे 0 टू एल, उसकी लेंथ लेंगे 0 टू एल, पूरे धारावाही चालक के कारण, चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, तब क्या कर देंगे, इस dB का इंटीग्रल कर देंगे तो पूरे के कारण आ जाएगा। मीन्स इंटीग्रल 0 टू L, जहां तक उसकी लेंथ है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दीजिए, I भी बाहर निकाल दीजिए, DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक ही बात है। अब यूनिट ऑफ म्यू जीरो का मात्रक, देखिए म्यू जीरो इज इक्वल टू, ऊपर इस फार्मूले से म्यू जीरो इज इक्वल टू, ये नंबर 8 है हमारा, म्यू जीरो इज इक्वल टू dB और B इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन IDL साइन थीटा, आ गया, क्योंकि यूनिट तो हमेशा फार्मूले से निकलती है। तो म्यू जीरो का सीधे सीधे अब हम मात्रक लिख देते हैं, देखिए म्यू जीरो का मात्रक हो गया dB, मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम्पियर मीटर, हो गया। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, आर स्क्वायर का मतलब ऊपर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, आई एम्पियर, DL मीटर लेंथ है, साइन थीटा को कोई मात्रक होता नहीं, मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो म्यू जीरो का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और डायमेंशन बीमा भी लिख दीजिए, V1 न्यूटन का मतलब ML/T-2 न्यूटन अपॉन, नीचे आ गया एम्पियर स्क्वायर A2, सबको एक साथ कर दीजिए तो ये आ जाएगा m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 और A की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन आ गई। वायो सेवर्ट के नियम को, ये वायो सेवर्ट का नियम, इसको लाप्लास लॉ, लाप्लास का नियम, लाप्लास का नियम या एम्पियर का नियम भी कहते हैं, एम्पियर्स लॉ भी कहलाता है, लाप्लास लॉ और एम्पियर्स लॉ भी कहलाता है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन बायो सेवर्ट का नियम कहिए या लाप्लास लॉ कहिए या एम्पियर्स लॉ कहिए, एक ही बात हुई। बायो सेवर्ट के नियम की बात, अब हम अगला टॉपिक आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र। इस पे आते हैं, इसमें हम बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे।
अच्छा, इस बायो सेवर्ट्स के लॉ को थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिएगा। ये देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ है भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही अल्पांश से उस बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। और पी या पी डैश पर डायरेक्शन कहां को होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को होगी, इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र मैं क्रॉस द्वारा दिखा रहा हूं। क्रॉस का मतलब यदि इधर कहीं भी कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस तल के अभिलंबवत, कागज के तल के अभिलंबवत डाउनवर्ड होगा भाई, नीचे की ओर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। यदि बिंदु हमारा इस तरफ आ जाए, यहां कहीं आ जाए, जैसे पी डैश है, तो इस पॉइंट पे मैं डॉट द्वारा दिखा रहा हूं, ये डॉट, ये क्रॉस, यहां पर मैं क्रॉस के द्वारा दिखा रहा हूं इस तरफ, और इस तरफ मैं दिखा रहा हूं डॉट के द्वारा। डॉट का मतलब इस तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। किस नियम से निकालोगे, देखो यहां पर एक तो करंट है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। बी और आई के लिए हमने 3 नियम पढ़े हैं। कौन नियम, स्क्रू रूल लगाओगे तो स्क्रू रूल के ये पेज की नोक धारा की दिशा, अंगूठा जिस तरफ को रोटेट कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पी पर कहां को, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। और यदि इधर पॉइंट आएगा तो इस तरफ पी डैश पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी वो परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। यदि इससे आपको नहीं लगाना आ रहा है, पेज का नियम लगाना नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा नियम लगा दीजिए, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाइए। ये देखिए, ये इस चालक में धारा, अंगूठा, और इस तरफ पी डैश पर यहां का कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। यदि इस तरफ होगा तो हथेली को उल्टा करेंगे, ये करंट की डायरेक्शन, नीचे डाउनवर्ड। या आप राइट हैंड थंब रूल, ये वाला, इस तरफ ये, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उंगलियां ऊपर को, और उस तरफ को जाएंगे तो इसको नीचे कर घुमा दीजिएगा, अंगूठा, धारा की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र डाउनवर्ड। तो तीनों लॉ लगाओगे, स्क्रू लॉ, स्क्रू का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम, या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, या राइट हैंड थंब रूल, तीनों से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी। तो इस तरफ डाउनवर्ड, इस तरफ अपवर्ड। ये बायो सेवर्ट्स लॉ, लाप्लास लॉ या एम्पियर्स लॉ हो गया भाई। और म्यू जीरो की यूनिट डायमेंशन, ये म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, फिर अक्ष में निकालते हैं, देखिएगा। आइए अगले टॉपिक में, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग coil. Magnetic field at the center of the current carrying coil. एक तार लीजिए, तार को आप वृत्ताकार रूप में मोड़ दीजिए और उसमें करंट फ्लो कर दीजिए। ये देखिए, एक तार लिया हमने, तार को हमने सर्कुलर शेप में मोड़ दिया भाई, मोड़ दिया, और इसके 2 सिरे बचे और इसमें करंट फ्लो कर दिया हमने।
करंट फ्लो करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक बैटरी लगाएंगे। करंट को हम फ्लो कैसे कराएंगे भाई, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है। इसके सेंटर में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द कॉइल। माना इस कॉइल की रेडियस कितनी है, आर। तो हम किसका हेल्प लेंगे, वायो सेवर्ट्स लॉ का हेल्प लेंगे। मान लें, एक लाइन लिख देते हैं, माना धारावाही वृत्ताकार कुंडली में धारा आई बह रही है और उसकी त्रिज्या आर है। माना आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के किसी अल्पांश dl के कारण केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र, ये निकाल देते हैं हम। ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसमें करंट फ्लो हो रही है कैसे, क्लॉकवाइज। इसका हम एक अल्पांश ले लेते हैं भाई, अल्पांश ए बी। इसका एक अल्पांश ले लेते हैं, चलिए यहां से शुरू करते हैं। एक अल्पांश ले लिया हमने ए बी, जिसकी लेंथ हमने क्या मान ली, dl। इस वृत्ताकार कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ सकते हैं, ए बी बी सी सी डी, ऐसे L1 L2 L3 DL1 DL2 DL3 DL4 ऐसे अप टू 1 DLN। हमने एक छोटा सा अल्पांश ए बी ले लिया, ए धारावाही अल्पांश है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे। इस धारावाही अल्पांश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर हमने पीछे बायो सेवर्ट का नियम निकाल रखा है, बी डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4πI/dl sin θ/r²। यहां पर इस अल्पांश को यदि हम सेंटर से ज्वाइन कराएंगे, किसी भी भाग को हम सेंटर से ज्वाइन कराएंगे, वो परपेंडिकुलर होगा। ये थीटा इज इक्वल टू 90 हुआ भाई, ये 90 लिख देता हूं मैं, 90 थीटा इज इक्वल टू 90। तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र आते हैं। धारावाही अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र पीछे लिखा हुआ है, डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, म्यू 0/4πI/dl साइन थीटा में लिख दे रहा हूं अभी, साइन θ/r²। हियर थीटा इज इक्वल टू 90, सो साइन 90 1 होता है। तो डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4πI/dl अपॉन r²। ये फर्स्ट स्टेप कर देते हैं इसको, चलिए बायो सेवर्ट्स लॉ है। अतः पूरी कुंडली
एक अल्पांश के कारण, पूरे के कारण समाकलन कर देंगे, पूरी कुंडली के कारण केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देंगे भाई, B इक्वल टू, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ dB, और dB कितना है हमारा, इंटीग्रल μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। तो B इक्वल टू आ गया हमारा μ0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकाल दीजिए, I भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, वेरी कौन कर रहा है, dl अल्पांश, ठीक है, इंटीग्रल dl। अब यहां पर इंटीग्रल dl का मतलब हुआ कि इस कॉइल का टोटल कितना लेंथ है, इस कॉइल का टोटल लेंथ है, ये देखिए, पूरा का होल से करेंगे तो इंटीग्रल करेंगे तो ये हुआ 2 पाई r सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो ये सरकमफ्रेंस हो गया, तो b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इंटू dl का मतलब, इंटीग्रल dl का मतलब 2 पाई r। b इक्वल टू हमारे पास आ गया, b इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई से ये कट गया, r से भी कट गया, μ0 I अपॉन 2 से भी ये 4 कट गया, 2 बचा और r बचा, μ0 I अपॉन 2r। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कितने हो जाएगी भाई, B इक्वल टू एक टर्न के द्वारा कितना है, μ0 I अपॉन 2r, तो n टर्न होंगे तो μ0 n I अपॉन 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू μ0 n I अपॉन 2r, इसको हमने बायो सेवर्ट्स के नियम के सहायता से ड्राइव करा। नंबर 9वीं चीज होगी है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय। अब प्रश्न ये आता है कि इसकी डायरेक्शन कहां को होगी। देखो डायरेक्शन तो बहुत जरूरी है भाई, ये देखिए, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, तो आप राइट हैंड रूल नंबर 1 लगा लीजिए, ये करंट फ्लो हो रही है डाउनवर्ड। यदि एंटी क्लॉकवाइज यहां से करंट फ्लो होती तो अपवर्ड, स्क्रू रूल लगाओगे तो भी डाउनवर्ड, यदि आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तब भी डाउनवर्ड। तो वृत्ताकार कुंडली में यदि धारा कैसे बह रही हो, दक्षिणावर्त दिशा में बह रही हो, तो केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, यदि धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही हो तो तब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, मतलब इस तल पर डॉट द्वारा तब दिखाओगे। मैं लिख देता हूं, नोट लगा दे रहा हूं, इसको याद भी रखना। नोट, यदि कुंडली में, अब ये तो नियम लगाने से आते हैं भाई, नियम लगाने आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। यदि कुंडली में धारा दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा मीन्स
प्रवाहित हो रही हो तो बी की दिशा, कहाँ बी की दिशा? केंद्र में बी की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर, परपेंडिकुलर टू द डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। इस कागज के तल के लंबवत तब कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगी। दिशा कहां को होगी? नीचे को। यदि कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में, वामावर्त कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, प्रवाहित हो तो बी की दिशा, कहां बी की दिशा? केंद्र में बी की दिशा कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी। डॉट द्वारा दिखाई। क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी अपवर्ड। आइए अब हम इसी बायो-सेवर्ट्स लॉ या लाप्लास लॉ या एम्पियर्स लॉ के हेल्प से इस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। आइए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying coil at its axis। करंट कैरिंग कॉयल है, उस करंट कैरिंग कॉयल के द्वारा उसके अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी कॉयल होगी भाई, वृत्ताकार कुंडली हो गई। वृत्ताकार कुंडली का ये केंद्र हो गया। इसकी त्रिज्या हो गई R। चलिए कैपिटल R मान लेते हैं। ये पूरा हो गया इसका डायमीटर। इसके केंद्र O से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। चलिए इसको आगे बढ़ा देता हूं। ये पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस कॉयल में करंट फ्लो हो रही है, या तो क्लॉकवाइज मान लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए। चलिए करंट सपोज ऐसे फ्लो हो रही है आई, एंटी क्लॉकवाइज। इस कॉयल के सरकमफ्रेंस पे मैं 2 पॉइंट लेता हूं। एक तो लेता हूं A
और एक इसके ठीक सामने पॉइंट बी। इस ए से पॉइंट पी को ज्वाइन कर दीजिए। सपोज इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर और केंद्र से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस है एक्स। सिमिलरली बी से भी इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर दीजिए, इसकी डिस्टेंस भी आर। इस पॉइंट पी पर एक लिटिल सेगमेंट में ए पर लेता हूं, जिसकी लेंथ ए पर मैं क्या लूं, एक लिटिल सेगमेंट डी एल लेता हूं। इस लिटिल सेगमेंट डी एल के द्वारा इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड ये इधर को होगा भाई, dB1। क्यों? क्योंकि आपने लॉज पढ़े हैं। करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए आपने नियम पढ़े हैं। दक्षिणावर्ती पेज का नियम, बाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और राइट हैंड थंब रूल। जो हमने या ये तल खींचा है, ये लाइन खींची है, इस तल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली एक दूसरा सेगमेंट मैंने यहां पर लिया बी पर डीएल लेंथ का, इसके द्वारा भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सपोज मैं उसको dB2 कह दूं, वो इस ये जो तल है इसके परपेंडिकुलर इधर को होएगा भाई। चलिए मैं इसको dB2 कह देता हूं। बस यही डायग्राम आपको समझ लेना है बहुत अच्छे से। और सपोज ये एंगल है थीटा, तब ये एंगल भी थीटा। एक्चुअली ये जो dB1 और dB2 की डायरेक्शन है, ये इस प्लेन के और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तब क्या स्थिति बनेगी भाई? देखिएगा, ये थीटा, तो इसको कंपोनेंट्स में तोड़े, dB1 को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इधर को dB1 cos थीटा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। और इधर को वाला कौन वाला कंपोनेंट आएगा? ये dB1 sin थीटा। इधर को इस dB1 का इधर को कंपोनेंट dB1 sin थीटा, इधर को सिमिलरली इसको भी कंपोनेंट में तोड़ेंगे, dB2 का इधर को कंपोनेंट आएगा, ये देखिए, ये इधर को dB2 cos थीटा, और इधर को क्या कंपोनेंट आएगा? dB2 sin थीटा। अब इस पॉइंट P पर हमको, ये पॉइंट P था, मैं P इधर लिख दे रहा हूं, पर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष में स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लिया कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है और कुंडली की त्रिज्या R है। कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो उस कुंडली के अक्ष में है, वहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इतना लिख लोगे। चलिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं। माना R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में
आर नहीं, कैपिटल आर माना है हमने भाई, कैपिटल आर। त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र ओ से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार क्या हो गया भाई, ए पी इज इक्वल टू बी, पी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, आर, इज इक्वल टू कितना, ये हाइपोटेनस है, ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब पावर हाफ, पीछे बार बार पढ़ा है भाई, ठीक हो गया। बी बिंदु पर, कहां पर, इस पी बिंदु पर, बी बिंदु नहीं पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि में स्थित दो अल्पांशों ए व बी की लंबाई माना dl है। तो ए पर स्थित, तो ए पर स्थित अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा भाई, dB1 इज इक्वल टू म्यू, बायो सेवर्ट्स लॉ, इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा। पी बिंदु पर ये साइन थीटा नहीं, साइन थीटा साइन 90 होगा यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 91 हो गया, dl अपॉन आर स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा साइन 91 हुआ भाई। कैसे समझेंगे इसको, इसको ऐसे समझेंगे, कैसे, इसको समझने के लिए ये रिंग है, ये रिंग है भाई, ये देखिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं, फिर इसको ऐसे कर दे रहा हूं, और इस रिंग का एक अल्पांश ऊपर है एक नीचे है, ये अक्ष में अक्ष को मिलाओगे ना, ये अक्ष को मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये अक्ष हुआ, यहां से अक्ष को मिलाओगे परपेंडिकुलर होता है। तो dB1
dB1 को घटकों में तोड़ दीजिए। dB1 को घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, VDB1 cos थीटा, और ऊर्ध्व घटक मिलेगा dB1 sin थीटा। dB1 को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। इसी प्रकार अल्पांश B के कारण, दूसरा A के सामने B है, B के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB2 इज इक्वल टू μ0/4π IdL/r²। ये भी उतना ही मिलेगा भाई। ये नंबर 1, ये नंबर 2, इसको भी कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, इसे भी घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक बराबर dB2 cos थीटा, ऊर्ध्व घटक dB2 sin थीटा। देखो dB1 और dB2 को कंपोनेंट्स में डिवाइड करने पर दोनों के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक मिल रहे हैं। चूंकि dB1 इज इक्वल टू dB2 भी है, इसलिए क्षैतिज घटक, ये देखिए क्षैतिज घटक dB1 cos थीटा एंड dB2 cos थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, परंतु dB1 sin थीटा एंड dB2 sin थीटा सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो क्या कर देंगे, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण, यदि हम छोटे छोटे अल्पांशों के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो जो क्षैतिज घटक हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, परंतु ऊर्ध्व घटक एक ही डायरेक्शन में होने के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो आइए, चूंकि अल्पांशों A व B के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एक दूसरे के बराबर
वह विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परंतु ऊर्ध्व घटक मीन्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ऊर्ध्व घटक एक ही दिशा में होते हैं। अतः P बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देंगे, B इक्वल टू इंटीग्रल या तो dB1 साइन थीटा का समाकलन कर दोगे या dB2 साइन थीटा का समाकलन कर दोगे। अब यही बराबर आ गया, dB1 आ गया है μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, चित्र में जाते हैं, हमारा चित्र ये है, ये हमारा डायग्राम था, ये थीटा था, मीन्स ये भी थीटा होता है, उसी के इक्वल होता है ये थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल को ले लीजिए या इस ट्रायंगल को ले लीजिए, तब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा कर्ण, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। फिर चित्र से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चित्र से साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। चित्र में ट्रायंगल जो भी लोगे आप, या तो ये AO, चित्र में त्रिभुज कौन ले लोगे, AOP या BOP, ये भी थीटा ही है, इधर भी थीटा ही है, तो किसी एक से निकाल लीजिएगा आप। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कैपिटल R अपॉन स्मॉल, अब ये आ गया भाई, मान रख दीजिए μ0 अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट चीज है, I dl अपॉन R क्यूब इंटू कैपिटल R। अब R क्यूब, R इज इक्वल टू हमने निकाला हुआ है, R इज इक्वल टू B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, R क्यूब भी, ये स्मॉल r क्यूब भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालिए, और यहां बचा इंटीग्रल dl। इंटीग्रल dl मीन्स 2 पाई r, इंटीग्रल dl इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई r। तो ये आ गया B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I इंटू कैपिटल R इंटू 2 पाई R कैपिटल R अपॉन स्मॉल r क्यूब। तो 2 पाई से कट गया भाई, आपका आ गया μ0 I इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब r क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू, डायग्राम में देखना है, हमने पीछे निकाला हुआ है,
स्मॉल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट उसका क्यूब है, तो ये आ जाएगा क्या, म्यू जीरो आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की क्यूब। क्यूब का मतलब स्मॉल आर था, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट उसका क्यूब करोगे तो 3/2। ये कॉयल के एक्सेस में उसके सेंटर से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। ये नंबर 10वीं चीज आ गई साइड, ये नंबर 10वीं चीज नहीं, 9वीं चीज। फिर से देखिए, यदि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब केंद्र पर, केंद्र में, तब क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया। आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आ गया आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब से म्यू जीरो आई अपॉन 2r आ गया केंद्र में। b इज इक्वल टू, फिर जो हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में निकाला था, म्यू जीरो आई अपॉन 2r, आर यहां पर रेडियस है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में इतना ही निकाला था। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो इंटू n कर दोगे, तो ये वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं, जिसको डाउट हुआ होगा वो ठीक कर लेना। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र पहले निकाला था, अब हमको अक्ष में निकालना है। अक्ष में निकालने के लिए ये एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी फ्लो हो रही है, इसकी रेडियस है r, इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, वहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम इस वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली के परिधि में दो आमने सामने के अल्पांश लेंगे, एक a पर लेंगे dl लेंथ का, एक उतना ही लेंथ का b पर लेंगे dl लेंथ का। इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे db1, इसके तल के परपेंडिकुलर होएगा, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे। ऐसे इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, इसके तल के लंबवत ऐसे होगा db2। db2 को भी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे, db2 cos थीटा और db2 sin थीटा। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है db1 cos थीटा एंड db2 cos थीटा, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, परंतु db1 साइन थीटा एंड db2 साइन थीटा सेम डायरेक्शन में होंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यदि हमको इसके अक्ष में निकालना है तो ऐसे ही दूसरे अल्पांश आमने सामने के भी लेंगे, तो सबको ऐड कर देंगे, मतलब db1 या db2 का इंटीग्रल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, नहीं एक्सेस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसका इंटीग्रल करा, ये आ गया हमारा b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यदि इस कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो इसको n से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। यदि हम कहां आ जाएं, इसके एक्सेस से हटते 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 हम कहां आ जाएं, यहां से आते गए सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे आ जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, देन सेंटर आ गया, b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2r। आज के लिए इतना ही, शेष कल अगले लेक्चर में आगे का अध्ययन करेंगे।